हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम सीजीपीएससी प्री 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस पे हम आज 2022 का पेपर जो कि लेटेस्ट है उसको हमने उसको चूज़ किया है और हम आज इस पे सीजी का पोर्शन देखने वाले हैं। मतलब जो सीजी के पार्ट के जो 50 क्वेश्चन आते हैं हम उसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे रिसोर्स ट्रैकिंग करेंगे, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्स से हम उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे जो इजी वाले होते हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, तो उनको आप कैसे बहुत ईजिली आइडेंटिफाई करके उसको आंसर करके अपने क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। तो हम उसको इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए हमने इनको कैटेगरी में बांटा है। जब हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, तो जहाँ पे भी मैं सर्कल करूँगा वहाँ पे आपको समझना है कि वो क्या है, ईजी क्वेश्चन है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, ईजी क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे भी मैं सीए लिखूँगा आपको समझना है कि वो करंट का है, करंट के बुकलेट में वो दिया हुआ था, ठीक है। और जहाँ पे मैं ईएस डालूँगा वहाँ पे आपको समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे का है। और जहाँ पे मैं एस लिखूँगा, एस का मतलब होता है स्टैटिक, मतलब कि जो बुक पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की जो बुक हम पढ़ते हैं, जो हम मेन सोर्स जो हम रेफ़र करते हैं, जैसे कि कुछ लोग राम पटेल पढ़ते हैं, कुछ लोग टुटेजा पढ़ते हैं, तो वो हम एस के कैटेगरी में डालेंगे। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आता है और हमको कैसे कैसे पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम काउंट कर लेंगे कि ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं और ये वाले कितने हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पेपर आपका। पहले हम 50 तक जो इस सेट में क्वेश्चन थे इंडिया के थे, 51 से चालू होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 में आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग इन द रेफरेंस ऑफ छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है कि हमको यहाँ पे 4 लेवल पे दिया हुआ है और यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो हमको ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है, क्योंकि कोई पहले एक बार उसको प्राइमा फेसी अगर देखेगा तो उसको ये लगेगा कि हम सारे का डेट कैसे याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हमको ये जो इस जो क्वेश्चन है इसको मैं करंट अफेयर में सीए का मार्क दूंगा और मैं इसको सर्कल भी करूंगा, इसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट बोलूँगा, ईजी क्वेश्चन। मैं ईजी क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है, हमने करंट अफेयर में, हालांकि हमने करंट अफेयर में अगर ये डेट नहीं भी पढ़ा है तो हमने इसका क्रम पढ़ा हुआ है कि ऊपर से नीचे कौन सा लोअर लेवल पे है, कौन सा हायर लेवल पे है। जैसे हमको पता है कि राजीव विवा मैदान क्लब पे जो गेम हो रहे थे वो लोअर लेवल पे हो रहे थे, ठीक है। उसके ऊपर था जोन, उसके ऊपर था विकास खंड, उसके ऊपर था जिला, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया है कि इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो लोअर लेवल पे है उस पर गेम पहले हुआ होगा, ठीक है। तो जो पुरानी डेट है वो पहले आएगी। तो हम अब मान के चलो इस ऑप्शन में हम सिर्फ शुरुआत का डेट देखते हैं, बाद वाला को हम काट भी देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं इसके लिए थोड़ा आपको दिखाता हूँ ये इसको काट के, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि 6 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, इसमें सबसे पुराना डेट कौन सा है? सबसे पुराना डेट है 6 अक्टूबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पहला वाला है वो इससे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाले में। तो पहला वाला मिल गया तो हमारा ये वाला कट गया। अब हमारे पास ए बी सी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ए का 1 3 जगह है। अब जो दूसरा जो डेट है, दूसरा डेट क्या है? दूसरा जो ओल्ड डेट है 6 अक्टूबर के बाद क्या आता है? 15 अक्टूबर, 27 अक्टूबर बाद का है, फिर ये नवंबर में है। तो 6 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर आता है। 15 अक्टूबर ये वाला 3 नंबर पे है और दूसरा हमारा स्तर है जोन स्तर। तो ऑब्वियसली पहले राजीव युवा मैदान पे हुआ होगा, उसके बाद उसके ऊपर वाले स्तर पे क्या होगा? जोन पे, जो कि 15 अक्टूबर को है। तो हमारे इस पे फिर से 2 कट जाएगा क्योंकि बी का 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए आ जाएगा और ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने कैसे किया? हमने उसके स्तर को समझा और आप आगे भी मिलाएंगे तो आप देखेंगे विकास खंड पे 27 को हुआ है और सबसे लास्ट पे इस क्रम में जिला में हुआ है, क्योंकि सबसे
बड़ा डेट है, मतलब लोअर स्तर से चालू करते 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 बड़े स्तर तक पहुंच रहा है, इसलिए हम इसको डेट से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लॉजिकली इसको मैनेज करना है। इसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट और करंट अफेयर्स में डालूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, इसको मैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक दो इन्फॉर्मेशन है वो कि हमारे करंट अफेयर से कवर नहीं होती हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें फिर से ओलंपिक के बारे में पूछा है। 14 खेल वेरी इजी, लेकिन इससे आंसर कुछ बन नहीं रहा है, इससे हम एक काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हम देखिए हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक 14 खेल सही हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, और ये हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है। हमने पढ़ा था 14 खेल होते हैं, तो हमको पता है, और एक ऑप्शन डी में नहीं है, तो हमने इसको काट दिया, ठीक है। और हमको ये भी देखना है कौन से क्वेश्चन सत्य हैं बोले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सत्य नहीं वाले भी आए थे, ठीक है। तो 14 खेल पता चल गया। अगला क्या है, गिल्ली डंडा, ठीक है। तो सबको इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी कि क्या हम अब गिल्ली डंडे की लंबाई भी याद रखें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम किसी गिल्ली डंडे के बारे में पूछा ही नहीं है, क्योंकि दो 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 चारों ऑप्शन में है, तो ये ऑलरेडी ये तो सही है ही, हमको ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चारों में दो 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 है, तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब बनता ही नहीं है क्वेश्चन से। इसको हम हटा भी देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमको नहीं पता था। चौथा बिल्लस, ये हमको पता था। तो 4 हमको पता है, 4 कहाँ पे नहीं है, 4 बी में नहीं है, तो हम इसको काट सकते हैं। अब हमको चूज़ करना है कि ये तीसरा सही है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको डिफ़िकल्ट नहीं माना, बट मैं इसको मीडियम मानूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो क्वेश्चन को हम दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हमको 50-50 में हम इसको खेल सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बाद में जिन लोगों ने एक पत्रिका सरकार ने जारी की थी, उसमें दिया हुआ था खेलों के नियम, उसमें बताया गया था कि गिल्ली डंडा में 2 निर्णायक होते हैं, उनको सुरसुरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसका आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो नाउ ओके, लेट मी चेंज द कलर। एक्चुअली ये थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर, और मैं इसको सही नहीं मानूंगा, क्योंकि इसको मैं इजी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये उतने लोगों ने नहीं पढ़ा था, और ये करंट अफेयर के बुकलेट में नहीं दिया हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको मैं इजी मानूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इजी क्यों है, क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, पहला 10 देश कलाकार थे, ठीक है, और ये जितने भी देश हैं, 10 देशों के नाम आपको 2 और 3 में जितने भी हैं कवर हो जा रहे हैं, और तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये वाला। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछली बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और लगभग हर करंट अफेयर में दिया हुआ था, इसलिए करंट अफेयर का ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट में मानूंगा, क्योंकि ये बॉक्स बना के हर जगह दिया हुआ था करंट अफेयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हर जगह उतना ही देता, ये अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये हर जगह नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसके कुछ कुछ अंक दिए हुए थे, बट फिर भी इसको हम डिफ़िकल्ट मान के चलते हैं। यहाँ हमने जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था, उसमें कौन कौन से राज्य ने क्या क्या परफॉर्म किया था, और इतना सारा कुछ याद करना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको मैं थोड़ा डिफ़िकल्टी मानूंगा। हालांकि जो लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उन लोग इससे भी लगा सकते थे कि कहाँ पे कौन सा आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, ठीक है। तो ये चिराग जो होता है वो मिजोरम का है, और जो अपना हारून है उत्तराखंड का है, ढोलुकुनिया कर्नाटक का है, और लावा जो है वो लक्षद्वीप का है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, क्या पता आर्ट एंड कल्चर के नाम से आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान किस जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा की है। तो ये कहीं पे आई डोंट थिंक तो कहीं कवर हुआ था, हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको एकदम सामान्य लॉजिक से बनाया जा सकता था, इसको मैं इसलिए ईजी मानूंगा। आपको बता रहा हूँ मैं ईजी क्यों मानूंगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखिए, आपको पता है कि जो गोंड हैं
वो प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इसको अनुसूचित जनजाति में ना शामिल किया हो, जबकि इतनी बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो 2-3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि गोंड काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड जनजाति है और वो ऑलरेडी शामिल है। तो जहाँ जहाँ पे 3 है उसको काट दीजिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बच गया सी। आंसर आ गया एकदम ईजी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू पारधी। तो आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको ला सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लो हैंगिंग फ्रूट ईजी में ही लिया है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमको थोड़ा लॉजिक, अपना दिमाग को एकदम खुला रखना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा है, सिर्फ अपने को रेफरेंस बुक को ही नहीं देखना है कि हाँ ये मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं छोड़ के आगे जाऊँगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको दिमाग दौड़ा रहे हैं वहाँ पे और उससे आपको आंसर आ रहा है तो आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर इज सी। कैसे हमने निकाला? हमने देखा, हमको पता है कि गोंड वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो वो तो हर जगह होगा ही, और गोंड 3 जगह है दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि जाति जनजाति अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की घोषणा की, लेकिन गोंड तो ऑलरेडी शामिल है ना, तो उसको दोबारा शामिल करने की घोषणा क्यों करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। भूइयाँ पोर्टल में कितने वन अधिकार पत्र जारी किए गए थे? आई डोंट थिंक सो ये किसी को याद होगा। ये शायद कहीं इकोनॉमिक सर्वे या कहीं डेटा वगैरह से लिया गया है पोर्टल से। इसका आंसर ए है, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाले क्वेश्चन में मान के चलता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं 57 वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या पूछा है? मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के आयोजन कब किया गया? हालांकि ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये सब क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पूछने का जो लॉजिक था, फिर से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ था कि जब वो इस भेंट मुलाकात में गए थे तो एक नए ज़िले को बनाने का उन्होंने एक नए ज़िले बनाने की घोषणा की थी। और उस नए ज़िले को अगर हमने जो 4-5 ज़िले उस टाइम पे याद किए थे एग्ज़ाम के समय पे, ठीक है, तो उसमें हम जो नए ज़िले का जो घोषणा डेट हम याद किए थे, वो डेट क्या था? 22, ठीक है, 22 नवंबर। ये ख्याल से जो मोहिला मानपुर या फिर राजनांदगांव में कोई 2 ज़िले बने हैं, तो उनमें से कोई एक ज़िले का वो है। तो उससे आप अगर थोड़ा दिमाग लगा के अगर रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, ठीक है। तो 22 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। और ये मेरे ख्याल से उसी को ध्यान में रखते हुए पूछा गया है कि सब लोग नए ज़िले बनाने का घोषणा याद रखेंगे, लेकिन कहाँ किया था उसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये आपके रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको इशू नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैनेज कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगेन, ये भी रघुराम राजन न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन है। कब आए थे, कहाँ गए थे? नवागांव इसका आंसर है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इजी है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर वगैरह में मेरे ख्याल से कहीं कवर नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन, अलंकरण। अभी इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस साल शायद अगर चुनाव आयोग की अगर अनुमति नहीं होगी तो अगर अलंकरण अगर नहीं मिलते हैं 1 नवंबर को, तो शायद इस बार क्वेश्चन ना आए। अगर मिलते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी है, लेकिन इसको हम किसका क्या है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फालतू कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये पुराना डाटा हो चुका है। अब या इस बार नया डाटा आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये ईजीएस्ट है, हर साल लोग याद करते हैं राज्य अलंकरण पुरस्कार, और हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ये वाला अगेन हम इकोनॉमिक सर्वे में आ गए। इकोनॉमिक सर्वे से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट में डालूंगा। इसमें क्या बोला है? जीएसडीपी में क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव निम्नलिखित में से कितने थे, ठीक है। तो हमको पता है, इस पर थोड़ा सा एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए थे, मोटा मोटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? कंपोनेंट बोला है, सेक्टर वाइज कंपोनेंट, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है, उत्पादन, कर एवं सेवा। तो आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट हमारे यहाँ पे जो होता है, किसका होता है? उद्योग का होता है। तो इधर उद्योग में हाईएस्ट कितना है? 40। तो आप डी का 1 जोड़ेंगे तो आपका ये डी के 1 कहाँ है? बी और डी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? सेवा आता है, ठीक है। तो सेवा जो है, सेवा का सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना है? 33 यहाँ पे है। तो हम सी को 4 से जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बी आ जाएगा।
फिर बाकी दो अपने आप मैच हो जाता है, ठीक है। कृषि 20 और उत्पादन जो कर है ये कितना है, 7 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ईजी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेंस से एकदम अच्छे से पढ़ाई की थी। क्या होता है, जो लोग बोलते हैं कि मेंस पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में निकलेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। ये है पेपर 7 पार्ट 1 का भाग, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के रिगार्डिंग ई गवर्नमेंट के सेक्शन दिया है 5, 4, 5, 6 और 8। आप खोल के अपना बुकलेट देख लीजिए, आपको एकदम एज इट इज़ इसी शब्दों में, या हिंदी में देखेंगे तो इसी शब्दों में सेम टू सेम आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक होगी और इसका करेक्ट आंसर था बी, ठीक है। तो आप इसका देख लीजिए कौन सा क्या क्या है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका बी है। और आप इसको एक्ट को खोल के देखेंगे अपने मेंस के नोट्स में तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। इसलिए मेंस का भी आपको कुछ कुछ काम आ जाता है प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं। अगेन इसको मैं ईजी मान लूँगा क्योंकि जो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है G2C। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे G2C दिया है, तो G का मतलब तो गवर्नमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट 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 दिया हुआ है। हमको बस ये पता करना है कि C का मतलब क्या होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार और जनता का संबंध है वो ग्राहक वाला है? बिल्कुल भी नहीं, ग्राहक नहीं है हम, तो कंज्यूमर को काट देंगे, हम कस्टमर को काट देंगे। बचेगा क्या, कॉरपोरेट और सिटीजन। तो कॉर्पोरेट आपको कहीं से भी लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सर्विस मिलती है ई गवर्नेंस की जो सर्विस है वो सिटीजन को मिलती है। तो आप इसको फिर से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक तो कहीं पे दिया होगा, बट ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं डिफिकल्ट के रेंज में मानूंगा, छत्तीसगढ़ में NEGP के तहत, ठीक है। तो इसको मैंने जब सोर्स देखा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के वेबसाइट में दिया हुआ है और चारों सही आंसर हैं, तो इसका आंसर होगा डी। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये कहीं करंट अफेयर्स वगैरह में कहीं पे मुझे नहीं मिला था, ठीक है, जहाँ पे मेरा सोर्स था। ये वाला क्वेश्चन इजी है, स्टैटिक वाले बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसको मैं इसमें रखूँगा। इसको आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो रायगढ़ है वहाँ पे जो सीट्स हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे जनरल सीट भी हैं, तो उसको आप संपूर्ण जिला को आप अनुसूचित क्षेत्र में नहीं डाल सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो सरगुजा, कोरबा और जसपुर तीनों को हम लेंगे तो ऑप्शन डी करके आता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें भी देखो सरगुजा तो ऑलरेडी है ही क्योंकि चारों में दिया हुआ है 1 1 1 1। आपको सिर्फ इन 3 में बताना था। आप रायगढ़ को हटा लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी मैं इजी नहीं मानूंगा, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है, मेरा जो सोर्स है उसमें मुझे सिर्फ इसका मिला, उसमें भी ये उद्घाटन नहीं मिला, ठीक है। तो उद्घाटन नहीं मिला, इसकी वजह से मैं इसको, हालांकि अब जो नए लोग छापेंगे उसमें सारा इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग पढ़ते होंगे, आपके पास एक बुक वो होता है, लिस्ट होता है। अगर आप एकदम नया पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको जितने भी आयोग हैं उनका आपको गठन का डेट याद रखना है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये है, इसका जो मेरे सोर्स में दिया हुआ है, स्थापना दिवस दिया हुआ है 1 नवंबर 2002। लेकिन आंसर के हिसाब से यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इसका आंसर लिया हुआ है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये 2 में आ रहा है, 2005 में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उद्घाटन पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक पूछा हुआ है, गठन सिर्फ एक जगह पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा 2001, जो कि हमको हमारे लिस्ट से मिल जाएगा। और यहाँ पे भी स्थापना पूछा हुआ है आदिम जाति का, ठीक है। बाकी ये जो अधिसूचना दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जब उसका एक्ट वगैरह कुछ पारित हुआ होगा तो हमको इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं ईजी नहीं मानूंगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा है कि ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की। तो सैंडिस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि उन्होंने 2 ताहूदारी निर्मित की थी। कौन कौन सी, लोरमी और तरेंगा, ठीक है। हम लेकिन लोरमी और तरेंगा किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और हम वहाँ पे ये भी पढ़ते हैं कि 1824
सॉरी 1825 से 28 तक इनका वो था, कार्यकाल था। तो हम इसको थोड़ा बहुत इसको, हालांकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, लोग बोलते हैं कि ये डिलीट हो गया होगा, बट अगर एग्ज़ाम के टाइम पे हमको पता नहीं रहता कि डिलीट होगा कि नहीं होगा, तो हमको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो संजारी है और सिहावा है ये 1854 में बना हुआ है, ठीक है। तो और इनका कार्यकाल 28 तक ही था, 28 के बाद ये चले गए थे। तो कैसे संडे इसको तो बना नहीं सकते, ए और डी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है 1854 में हुआ है, ठीक है। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको कैसे वहाँ पे टैकल करना है चीज़ों को, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचता है, सिरपुर और सिमगा। सिमगा थोड़ा सा ताहूदारी के मामले में सुना सुना नहीं लग रहा है, और सिरपुर लग रहा है कि कहीं पे तहसील वगैरह बना हुआ था, तो हम इसको सिरपुर मार सकते थे वहाँ पे, और सिरपुर ही आयोग ने लिया है। बाकी हम अभी अमेंडेड आंसर नहीं आया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या लेता है आयोग। आगे चलते हैं। आगे हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये पंचायती राज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विच आर राइट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जिला पंचायत। तो ये पूछा गया कि जिला पंचायत जब हम गठन करते हैं तो उसमें हम किसको किसको मेंबर को लेते हैं, ठीक है। तो निर्वाचित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य तो लेंगे ही, सही है। लोकसभा के ऐसे सदस्य जो वहाँ स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि करते हैं, पूर्णतः या अंततः जिले में आते हैं, ये भी लेंगे ही, ठीक है। तीसरा लोगों को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से सोर्स से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको भी सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र में मैल सूची में आया है उनको हम लेते हैं, ठीक है। और लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, यहाँ पे नगरीय क्षेत्र बोल दिया है और यहाँ पे पंचायत बोला है, ठीक है। तो नगर और नगरीय क्षेत्र और पंचायत क्षेत्र, पंचायत गांव के लिए होता है और ये नगरी के लिए होता है, अलग होता है। तो हम इसको अगर काट देंगे तो 1 2 3 करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसको फिर से मैं ईजी में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। अगला है माडा। तो ये भी थोड़ा सा करंट में जो चल रही थी, माडा जो आजकल काफ़ी मतलब न्यूज़ में था उस समय, तो इससे क्वेश्चन आ गया। इसको भी मैं करंट अफेयर के में डालूंगा। बाकी वैसे थोड़ा सा हल्का सा पुराना ही है। माडा जो क्षेत्र है जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से शामिल होंगे, इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। इसमें 1 2 और 3 बलौदाबाजार, नचनिया और कवर्धा शामिल हैं, गोरेला यहाँ पे शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और इसमें भी लोग कंट्रोवर्सी बोल रहे थे, क्योंकि 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आयोग ने लिया है बी। तो इसको आप अपडेट कर लेंगे, शायद फ्यूचर में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को मैं इजी नहीं मानूंगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था और अगर आपके काफ़ी सारे बन चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आपको लीव करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी ईजीएस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। आपका जो नया जिला बना था बहुत चर्चा में था, इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। आई डोंट थिंक तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत है। ये है लो हैंगिंग फ्रूट हमारा, ठीक है। इसको आराम से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगेन अगला लो हैंगिंग फ्रूट ये हमारे स्टेटिक का था। यहाँ पे रिहंद और मांड नदी दोनों का उद्गम हम देखें तो मैनपाट में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ठीक है। आई डोंट थिंक तो ये कहीं पे दिया हो, कहीं जो नए पब्लिकेशन आए हैं बहुत सारे डेटा दिए वहाँ पे एक आध कहीं मेंशन हो, या अब मेंशन कर दिए होंगे आफ्टर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया उसके बाद। इसका आंसर जसपुर है, लेकिन ये मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। अगला अगेन लो हैंगिंग फ्रूट है, अगेन स्टैटिक का पार्ट है। 3 के सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, दंडकारण्य है। वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसको मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, ये किसी इकोनॉमिक सर्वे या किसी डेटा में दिया हुआ था, शायद इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, लेकिन इतना घुस के कोई नहीं पढ़ता है। इसका आंसर है बी आंसर है। ये भी छोड़ने वाले क्वेश्चन थे। निम्न सिंचित जिले, आई डोंट थिंक सो इसको किसी ने बनाया होगा, या बनाया भी होगा तो सही बनाया होगा, ठीक है। अगला हमारा आता है लो हैंगिंग फ्रूट, मड़वा एंड ताप, स्टैटिक का पार्ट है ये, ठीक है। जांजगीर चांपा इसका करेक्ट आंसर है। वेरी इजी, सबको पता होगा ये वाला क्वेश्चन। इसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट में डाल रहा हूँ
और मैं इसको क्यों डालूंगा, क्योंकि ये चीज़ हालांकि हमने कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना था। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण, तो दंतेवाड़ा और कोंडागांव में लिंगानुपात तीनों चीज़ को हमको मैच करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। हर ऑप्शन में सिर्फ 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 1 2 1 2 है। तो हमको पता करना है, हमको समझ में आ गया है कि इसमें से कोई 2 एकदम सही है, 2 एकदम गलत है। तो आप पढ़ते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, ठीक है। तो ये लिंग अनुपात से कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे जो थोड़े से अगम्य एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पुरुष लोग हैं वो लोग काम पे जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत वो लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो यहाँ ये हमको मान सकते हैं कि यह सही हो सकता है, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, बिल्कुल, क्योंकि जो आदिवासी और जो जनजाति के लोग होते हैं उनकी संस्कृति इतनी अच्छी होती है क्योंकि उन लोग उतना भेदभाव नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भ्रूण हत्या उन लोग उतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमको एकदम लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। बाकी अगम क्षेत्र, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको काट सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ 2 को सही लेना है। पिछड़ा क्षेत्र होना, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो ये हमको पुरुष मृत्यु दर को हम इसको ले सकते हैं। और 1 और 2 आयोग ने आंसर लिया है, तो हम इसको ऐसे करके पहुँच सकते हैं। सॉरी, मैंने इसको यहाँ पे ये लगा दिया है, इसका सही आंसर होगा 1 और 2 ऑप्शन बी, ठीक है। इसको काट देंगे, ये वाला सही आंसर है 1 और 2। बाकी स्टेटमेंट, हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि एग्ज़ाम में इतना सोच पाना कई बार मुमकिन नहीं होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं करके अगर आंसर करना है तो आप ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं। अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मैं थोड़ा इसको ईजी मान के चलूँगा। मैं बताता हूँ मैं इसको ईजी क्यों मानूंगा, क्योंकि सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है। हालांकि ये किसी बुक वगैरह में नहीं दिया होता है, लेकिन आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बांस तो वृक्ष होता ही नहीं है, काट दीजिए, ठीक है। महुआ जो होता है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे साल और सागौन ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर आपको साल और सागौन में चूज़ करना है तो आपको पता है कि साल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, परसेंटेज में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा परसेंट है, सागौन थोड़ा सा कम परसेंट पाया जाता है। तो अगर इसको अनुमान लगाना है तो हम इसको साल अनुमान लगाएंगे और सही आंसर साल का ही निकलता है, ठीक है। बाकी किसी बुक में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि सीता नदी के आसपास साल के वृक्ष 1 पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इकोनॉमिक सर्वे से लगातार क्वेश्चन। तो ये क्या है, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, अगर आपने डेटा याद किया होगा, ठीक है। तो मैंने अपने जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मैंने जो डेमो में आपको जो पढ़ाया था उसमें भी आपको बता रहा था वृद्धि दर और हिस्सा के बारे में बताया था। तो इसमें क्या पूछा है, इकोनॉमिक सर्वे पुराना वाला है, उसमें बोला था कि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो उस बार का आंसर क्या था, निर्माण। इस बार क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर रहेगा, व्यापार, ठीक है। व्यापार, होटल एंड जलपान, ठीक है। ये सर्वाधिक, क्योंकि वृद्धि दर पूछा है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, वृद्धि दर अलग होगा, हिस्सा अलग होगा। आगे चलते हैं। अगला हैंगिंग फ्रूट, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट, ये अब क्या बोला है, वृद्धि दर सबसे कम, पहले ज़्यादा पूछा अब कम पूछा है। पिछली बार इसका आंसर था भंडारण, इस बार आंसर बदल गया है, इस बार क्या है, रियल एस्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थावर संपदा। इसको मैंने अपने इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर में, डेमो लेक्चर में कल ही इसको बताया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और इसको आप अगर छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगेन वन मोर लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, जो हर साल आपको इकोनॉमिक सर्वे में एवरेज देता है 2012 से 13 से अब तक का। इस बार का कितना है, पिछले बार का आंसर था 5.09, इस बार का आंसर है 5.73, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है ये वाला क्वेश्चन, ये है लो हैंगिंग फ्रूट, ये भी है, इसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर क्या है, ये अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ेंगे अर्जुना टुटेजा, वहाँ पे आपको ये दिया रहेगा पीके खांडे। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, ये पहले थे, ठीक है, अब नए पीके खांडे जी हैं, ठीक है। अगला आता है, ये मैं मानूंगा कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, लेकिन इतना घुस घुस के कोई नहीं पढ़ता है। इसका आंसर आयोग ने ए लिया है, लेकिन इतना घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप अभी ऐसा मत करने बैठ जाइए कि आप सारे डेटा याद करने बैठ जाएँ, एकदम इस टाइप के डेटा, ठीक है, उतना पॉसिबल नहीं होता है। अगला हम देखते हैं, ये भी एक हम लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट में मानते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है कि ये डेटा है हर करंट अफेयर के जो 10-15 पेज का आता है, उसमें ना ये सब डेटा दिया होता है
तो कर वाला आया, हालांकि ये तो पुराना हो गया है। इस बार का हम देखेंगे इसमें क्या पूछा है, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान। तो इस बार कितना है, इस बार है 63.79%। इसको याद कर लेंगे, आपके व्यापम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला अगेन लो हैंगिंग फ्रूट, इसको फिर से मैं मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया ये, पिछले बार था सोयाबीन। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन। ध्यान रखिएगा, जब पढ़ेंगे हम तो उत्पादन और क्षेत्रफल अलग अलग होता है। उत्पादन का इस बार का सर्वाधिक क्या है, तिलहन में मूंगफली है, ठीक है। मूंगफली इस बार हाईएस्ट है, और अनाज में धान है, और दलहन में चना है इस बार, ठीक है। और अगर तिलहन में क्षेत्रफल बोलेंगे तो उसमें राई सरसों है, राई सरसों है। क्षेत्रफल में, उत्पादन में मूंगफली है। तो इस बार एक क्वेश्चन आता तो ये वाला हो जाता, लेकिन पिछले बार सोयाबीन था, ठीक है। हर बार बदलते रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी। तो ये क्या है, आपको कृषि उद्योग और सेवा का बताना है, उसका हिस्सा बताना है, योगदान हिस्सा। तो कल हमने जैसे जब पढ़ा था तो हमने ऐसे करके एक चार्ट बना के पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग। तो इस बार क्या है, इस बार इसका करेक्ट आंसर पिछले साल के लिए ये था, बट हमको इसको अपना ध्यान नहीं देना है। इस बार के लिए क्या क्या है, कृषि के लिए है 16.91, और सेवा के लिए है दूसरा सॉरी उद्योग के लिए है 49.88, और सेवा के लिए 33 पॉइंट कितना है 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन स्टैटिक्स से है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको मैं बोलूँगा लो हैंगिंग फ्रूट। क्यों? क्योंकि अगर आप पृथ्वीदेव प्रथम, आमोदा ताम्रपत्र सब लोग पढ़ते हैं। अगर आप इसको इतना ही पता है तो आपका आंसर फटाक से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और 1 सिर्फ इसी में दिया है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका फटाक से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब तीनों पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, इस बार सबका आगे कुछ एग्ज़ाम में आपको उपयोगी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को मैं इजी नहीं मानूंगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, रत्नदेव के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो कि सिक्कों के बारे में कहीं दिया नहीं है, जिस बुक से पढ़ा हूँ वहाँ पे तो नहीं दिया है। थोड़ा बहुत आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे गज शार्दुल मेरे को लग रहा था एग्जाम हॉल में, लेकिन इसका आंसर गजलक्ष्मी लिया है। गजलक्ष्मी किसी और जो राजवंश है उसका प्रतीक होता है, तो ये आंसर यहाँ पे इनका नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में मान के चलता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो भाई मान के चलो कि ये तो विलोपित हुआ ही होगा, 1700 में आता है इसका आंसर, और इसका इसमें गलती से दे दिया होगा, ये मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक मान सकते हैं इसको। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने नए शासक के रूप में नियुक्त किया। तो इसका आंसर क्या है, 1745। एग्ज़ाम में आपको ये लगाना था, ये संभवतः ये विलोपित हो गया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं इजी नहीं मानूंगा, क्योंकि भूमकाल विद्रोह के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक डेट पढ़ते हैं कि कब चालू हुआ था, ठीक है, लेकिन इतना सब डेट नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में हैं और आपको सॉल्व ही करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, विद्रोह की घोषणा दिया हुआ है, कुकानार पर आक्रमण, मौर्य राज की घोषणा, ठीक है। इसको ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी सुवर्णपुर की गिरफ्तारी। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिएगा आप। तो आप देखिए, घोषणा, आप किसी चीज़ की पहले घोषणा करते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आक्रमण, घोषणा करने से पहले तो आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। मौर्य राज की घोषणा, एक नए राज की घोषणा कर रहे हैं आप, तो पहले विद्रोह की घोषणा करेंगे, उसके अंदर आप मौर्य राज की घोषणा करेंगे, ठीक है। और गिरफ्तारी, ये तो मेरे ख्याल से आखिरी में होगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें से मान के चलें और ये निकाल के चलें कि विद्रोह की घोषणा सबसे पहले हुई होगी, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले का डेट खोजिए। पहला का डेट कौन सा है, हर जगह 1910 यहाँ है, यहाँ पे क्या है 1909 है, तो संभवतः ये हो सकता है। और अगर आप एक को अगर 3 से मिलाएंगे तो आपके 2 ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बचता है, आप यहाँ पे आप 50-50 खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 50-50 खेलने की संभावना बढ़ गई। और आप अगर गिरफ्तारी को आखिरी में अगर कर दें, जैसे मैंने बताया कि गिरफ्तारी तो आखिरी में ही होती है जिससे विद्रोह समाप्त हो जाता है, तो आप अगर गिरफ्तारी को आखिरी में कर देंगे तो आपका डी का
2 आंसर आ जाएगा बी, और आयोग ने भी ये आंसर लिया है। तो इस तरह से आप इसको चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। हालांकि अब ये जो डेट है आपके स्टैटिक वाले बुक में अपडेट हो जाएगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन, ये स्टैटिक वाला बुक है, कहीं कहीं दिया था कहीं कहीं नहीं दिया था, लेकिन ये वेरी इजी, इसको मैं लोहेंगिंग मारूंगा क्योंकि मेरे में दिया हुआ था और मेरा जो सोर्स है काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1922। राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1927 में बने थे। गवर्नर से कन्फ्यूज मत करिएगा, वैसे कन्फ्यूज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, शायद यहाँ पे उसके आसपास का डेट दिया हुआ है, लेकिन आपको मुख्यमंत्री को याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री का डेट अलग है, गवर्नर का डेट अलग है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हर स्टैटिक बुक में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये स्टैटिक का पार्ट है। रुद्री, सबका डेट आपको पता है, इसको आई डोंट थिंक आपको बताने की कोई ज़रूरत है। इसका आंसर सी है। अलग अलग डेट को हम हमेशा से याद करते आते हैं। तो इसमें क्या है, जो सत्याग्रह हुए थे, जंगल सत्याग्रह, उसके अलग अलग सत्याग्रह के अलग अलग डेट को मिलाना था हमको, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि ये कहीं स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ था, हालांकि अब ये ऐड हो जाएगा, कहीं कहीं दिया होगा। ये जो क्या पूछा था, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने पर सनद का प्रदान किया गया था, ठीक है। तो क्या है इसमें, ये है 1865, ठीक है। तो आप इस 1865 इसका आंसर जो लिया है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, या आगे आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन वेरी इजी, लोएस्ट हैंगिंग वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। वेरी वेरी इजी, ठीक है। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, ये भी अचानक फिर से स्टैटिक हमारे बुक का पार्ट है। ये तो मैं बोलूँगा सबसे इजी क्वेश्चन था। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो ये जो लोग चालू करते हैं पहला फैक्ट यही पढ़ते हैं, ठीक है, कि पुराने नाम नीलोत्पला, ठीक है। और ऐसे कुछ लोग ट्रिक बना के भी याद कर लेते हैं कि वायु नीला है, तो इससे करके आपका वायु पुराण में नीलोत्पला, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसको मैं इजी बोलूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ इजी में इसको क्यों बोल रहा हूँ। इसको कई लोग नहीं बना पाए थे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, बस्तर के कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है, ठीक है। तो नहीं है बोला है बस्तर के कांगेर घाटी में। हमको कुंडंग खोदरा, झुलन दरहा, शिव गंगा नहीं पता है, हमको सिर्फ एक सुना सुना लग रहा है, क्या, खुरसेल। खुरसेल कहाँ है? नारायणपुर में है। यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। तो भाई बस्तर में नहीं है पूछ रहा है, तो खुरसेल नारायणपुर में है, तो बस्तर में कैसे हो सकता है? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा, क्या पूछा है, बस्तर के कांगेर घाटी में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो खुरसेल हमको पता है नारायणपुर में है, तो खुरसेल नारायणपुर में है, नारायणपुर थोड़ा बस्तर से दूर है, तो ऑब्वियसली ये बस्तर में नहीं होगा। तो ये नहीं वाले में आ गया। बाकी ये और ये है, हमको नाम तक नहीं आता तीनों का, लेकिन हमको उसके बाद भी हमको आंसर पता चल गया। और ये बहुत फेमस है, स्टैटिक बुक में दिया रहता है कि खुरसेल है वो नारायणपुर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इजी, लो हैंगिंग फ्रूट अगेन, और ये दिया हुआ है, सॉरी, ये वाला लो हैंगिंग फ्रूट इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको काटता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन क्या था कि हालांकि ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन को क्या किया है, आंसर इसका थोड़ा गलत ले लिया है। मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है। सीजीपीएससी ने भतरा लिया है, बाली पर्व त्यौहार जो होता है, सीजीपीएससी ने भतरा लिया है, और जो मेरा नोट्स है उसमें हलवा दिया गया है, ठीक है। तो ये मेरे बुक में दिया गया है और यहाँ पे भतरा लिया हुआ है। बाद में शायद आंसर चेंज किया होगा, अब पता नहीं क्या है इसका, ठीक है। बट देखते हैं इसका क्या आता है आमनेट आंसर में। बट इसको मैं इजी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर में कंट्रोवर्सी है। अगला क्वेश्चन, ये तो ईजीएस्ट है। शिशु सोहर गीत किस अवसर पर बनाया जाता है? तो शिशु जन्म के अवसर पर। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, पूरा कीवर्ड लेके चलना है। शिशु जन्म के अवसर पर, छठी वट्ठी को अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि सारे ये तीन एक टाइप के ही लग रहे हैं, नामकरण, छठी, शिशु जन्म के अवसर पर, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, आपको सोहर गीत शिशु जन्म के अवसर पर आप मनाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगेन इजी, ये इजी है। इसका क्या पूछा है, पांडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र क्या बोलते हैं? तो कहीं कहीं पे कर ताल दिया होता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे थे, और कर ताल खड़ताल एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसको मैं इजी मान के चलूँगा, लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी मैं इजी मानूंगा। ये गीत है और इसके मतलब उसका वो दिया हुआ है कि कब गाया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको इतना पता है, ददरिया प्रणय गीत, जो लोग नए लोग पढ़ते हैं उन लोग पहला चीज़ नहीं पढ़ते हैं, ददरिया क्या है, प्रणय गीत।
सी को 1 से मिलाएंगे, सी को 1 से मिला दिए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि यहाँ पे सी में अलग अलग चीज़ है। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 3 और 4 है। तो आप बाकी को अगर नहीं भी जान रहे हैं तो भी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, बाकी को भी देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दीवार होता है भिक्षा मांगते हुए, भरथरी जो होता है वो क्या होता है, वैराग्य गीत होता है, और जो फड़ी जो होता है वो व्यंग और हास्य का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फुसुर फुसुर करना, मेरे ख्याल से सबसे ईजी क्वेश्चन नहीं था, और इसको मैं स्टैटिक भी नहीं बोलूँगा, ये तो क्या है कि आपका बन ही जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो खुसुर फुसुर क्या बोलते हैं, काना फूसी करना। अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि लो हैंगिंग फ्रूट, इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको नहीं छोड़ना है, आप उससे कटअप कैसे क्लियर कर पाते हैं। तो हम जाके काउंट करते हैं छत्तीसगढ़ पार्ट में जो हमने सर्कल किया था। तो एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 10 11 12, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा है तो ये बहुत इजी होता है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे 30 क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पे देखा 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम इसको थोड़ा नॉर्मल नॉलेज से और थोड़ा बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले अगर हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे याद कर लेते हैं, करंट अफेयर को पूरा याद कर लेते हैं, तो हम 30 क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन में हमारे कितने नंबर आ जाएंगे, हमारे 60 नंबर आ जाएंगे। बाकी इसके अलावा भी हमने देखा हालांकि कुछ चीज़ों को हम और भी तरीके से थोड़ा मेहनत करके मीडियम वालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 30 क्वेश्चन ही बनाना है, लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 60 नंबर यहाँ से आ गए, 60 नंबर अगर आप 30 क्वेश्चन यहाँ से मैनेज कर सकते हो, 15 क्वेश्चन आप वहाँ से मैनेज कर लोगे इंडिया वाले पार्ट से मिनिमम, क्योंकि वहाँ पे भी 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं जो कि इस बार बहुत ईजी आए थे। तो आप यहाँ से 30 नंबर आपका बन जाएगा, और 60 + 30 आप 90 नंबर में आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट बताया था लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वाला, अभी तो अब प्रॉब्लम क्या होगी पता है, जब आप 30 क्वेश्चन में आप गड़बड़ी कर दोगे। ठीक है, तो अब इतना लो हैंगिंग फ्रूट वगैरह बना के मैं तो यहाँ पे बहुत ही कम लिया हूँ इंडिया पार्ट के लिए। आपको यहाँ पे इंडिया पार्ट पे 20 क्वेश्चन के आसपास आराम से बन जाएगा इजी वाले। ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन आए थे, 61वां संविधान आया था, येरवड़ा जेल आया था। ठीक है, तो उसको भी हम अगले में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे ईजी वाले 30 क्वेश्चन थे जिसको हम थोड़ा बहुत मैनेज करके अपने जो ईजी चीज़ों को पढ़ के हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो एनालिसिस था आपको थोड़ा सही लगा होगा। ठीक है, तो इसका हम जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 2022 के इंडिया के पोर्शन को हैंडल करेंगे, फिर हम दोनों को मिला के देखते हैं कि हमारा कितना हो पाता है, मतलब हम कटअप को कितनी आसानी से क्रॉस कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ते रहिए।